जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द सरकारी एग्जाम फाइटर यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी लोगों के एसएससी, सीजीएल और सीजीएसएल के एग्ज़ाम काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ गए हैं। तो उसके लिए हम लोग कुछ यहाँ पे जीके और जीएस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं, जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। और उनसे संबंधित आपसे जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सभी क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको इस वीडियो में एंड तक बने रहना है, जिससे कि आपको कोई बेनिफिट हो सके। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, आज जो पहला प्रश्न हमारे सामने है, उस प्रश्न में पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की प्रत्येक परिक्रमा में कितने मिनट लगते हैं। तो जो अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन है, इसकी प्रत्येक परिक्रमा करने में 90 से 93 मिनट का समय लगता है। ठीक है। अब अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आपसे पूछ सकता है इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 1998 में इसकी स्थापना की थी। किसने की थी इसकी स्थापना? रूस ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है। अब देखिए, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। देखिए, अगर बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट डे बता रहा हूँ, जिनको आपको याद रखना है। सबसे पहले आपको याद रखना है 10 दिसंबर। 10 दिसंबर आपको याद रखना है। 10 दिसंबर को मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस। ठीक है। तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है क्या? मानवाधिकार दिवस। ठीक है। उसके बाद आपको क्या याद रखना है? उसके बाद आपको याद रखना है 15 जनवरी। 15 जनवरी को मनाया जाता है भारतीय सेना दिवस। 8 अक्टूबर को मनाते हैं हम भारतीय वायुसेना दिवस। और 4 दिसंबर को मनाया जाता है क्या? 4 दिसंबर को मनाया जाता है इंडियन नेवी डे। ठीक है। चलिए, अब देखिए, तीसरा प्रश्न बहुत ही ज़्यादा शानदार क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। इतिहास से ये क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन ने पूछा था 1757 में प्लासी में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किसने किया था। देखिए, प्लासी की जो लड़ाई हुई थी, कब हुई थी? 23 जून 1757 को प्लासी की लड़ाई हुई थी। एक नवाब था, बंगाल का नवाब था, जिसका नाम था सिराजुद्दौला। उसके बीच में और किस किस के बीच में? जो अपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके एक सेना का कर्मचारी था, उसका नाम था, सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था वहाँ पर? रॉबर्ट क्लाइव सेना का नेतृत्व कर रहा था। उसके बीच में युद्ध लड़ा गया था, प्लासी का युद्ध, जिसमें सिराजुद्दौला बहुत ही बुरी तरीके से परास्त हुए थे। ठीक है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका क्या? ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा वाला करेक्ट आंसर है, रॉबर्ट क्लाइव यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। प्लासी की लड़ाई एक ऐसी लड़ाई थी कि जिसमें ब्रिटिश जो कंपनी थी, उसका उदय सा हो गया था, और जो लास्ट में बक्सर का युद्ध हुआ था, उसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरीके से भारत में जम गई थी। ठीक है। अब देखिए, बक्सर का युद्ध भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण युद्ध है, और ये आपसे पूछा जा सकता है कि किस किस के बीच में लड़ा गया था। ठीक है। तो बक्सर का युद्ध 22 या 23 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया था। इसको आप लोग याद रखेंगे। बक्सर नगर के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो, ये नाम आपको याद रखना है कि किस किस के बीच में? हेक्टर मुनरो और मुगल तथा नवाबों की सेनाओं के बीच में लड़ा गया था। बंगाल का नवाब था मीर कासिम। अवध के नवाब शुजाउद्दौला। देखिए, सिराजुद्दौला अपने जो थे ना, वो प्लासी के युद्ध में हारे थे, लेकिन यहाँ पे शुजाउद्दौला है। कौन है? शुजाउद्दौला। दोनों अलग अलग हैं, नाम कंफ्यूज कर सकता है आपको। तो मीर कासिम बंगाल का नवाब था, और शुजाउद्दौला अवध का नवाब था, और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। तो तीनों की सेना ने मिलकर के एक सेना बनाई, जिसका नाम रखा गया त्रिगुट सेना। अब त्रिगुट सेना जो थी ना, वो किसके विरुद्ध लड़ रही थी? हेक्टर मुनरो यानी कि अंग्रेजी सेना के विरुद्ध लड़ रही थी। ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि बक्सर के युद्ध में बंगाल का नवाब कौन था, तो मीर कासिम हो जाएगा। अवध का नवाब कौन था, तो अवध का नवाब था शुजाउद्दौला। और मुगल बादशाह कौन था, तो शाह आलम द्वितीय मुगल बादशाह था। ठीक है। इसके बीच में युद्ध लड़ा गया था। और अंग्रेजी कौन था? अंग्रेज यहाँ पे था हेक्टर मुनरो। अब ये लड़ाई लड़ी कब गई थी, तो 1764 में ये लड़ाई लड़ी गई थी। ठीक है। अब देखिए, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत ही ज़्यादा मतलब आसान क्वेश्चन कह सकते हैं इसको, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन है। हरिप्रसाद चौरसिया का नाम निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? बहुत ही ज़्यादा स्टैटिक जीके का ऐसा क्वेश्चन है, जो कि हर शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, जो हरिप्रसाद चौरसिया हैं, ये बांसुरी वादक हैं। ये बांसुरी वादक हैं, बांसुरी बजाते हैं। कैसे याद रख सकते हैं? देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हरि। क्या दिख रहा है? हरि। अब हरि कौन थे? हरि जो थे वो भगवान श्री कृष्ण थे। ठीक है। हरि के अवतार कौन थे? भगवान श्री कृष्ण। और भगवान श्री कृष्ण कौन थे? भगवान श्री कृष्ण क्या करते थे? बांसुरी बजाया करते थे। तो आप याद रखेंगे कि हरि प्रसाद चौरसिया क्या करेंगे? बांसुरी बजाएंगे। ठीक है।
अब आपको मैं कुछ नाम लिखा रहा हूँ जिनको आपको याद रखना है, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि इनका नाम बताइए कि इनका संबंध किससे है। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं सितार वादन में। तो सितार वादन में आपको कौन कौन से नाम याद रखने हैं। तो पंडित रविशंकर नाम सबसे पहले आपको याद रखना है, पंडित रविशंकर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद आपको याद रखना है उमा शंकर मिश्र, उमा शंकर मिश्र, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है बुद्धादित्य मुखर्जी, बुद्धादित्य मुखर्जी। विलायत खान, विलायत खान भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इनको भी आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद शाहिद परवेज, शाहिद परवेज भी बहुत भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद लास्ट में आपको याद रखना है बंदे हसन, ठीक है। तो सितार वादन में आपको ये नाम याद रखने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है जो कि आपको याद रखने ही रखने हैं। नेक्स्ट आपके सामने आता है सरोद वादन में। तो सरोद वादन में आपको बेसिकली एक नाम याद रखना है अमजद अली खान, ठीक है। अमजद अली खान याद रखना है। इनके दो लड़के हैं अमान अली खान और अयान अली खान। तो आपको दोनों लड़के, इनके जो दो लड़के हैं उनका संबंध भी सरोद वादन से है। उसके बाद आपको याद रखना है अलाउद्दीन खान, अली अकबर खान और विश्वजीत राय चौधरी, मुकेश शर्मा और बुद्ध देवदास गुप्ता, ठीक है। तो बेसिकली इसमें आपको जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो अमजद अली खान है, अलाउद्दीन खान है और अली अकबर खान है, ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने आते हैं संतूर वादन में। तो संतूर वादन में आपको याद रखना है शिव कुमार शर्मा और भजन सोपारी, दो ही नाम है, बहुत ही ज़्यादा फेमस नाम है। शिव कुमार शर्मा और भजन सोपारी बहुत ही ज़्यादा फेमस है। उसके बाद आपको याद रखना है शहनाई वादन में। शहनाई वादन में बहुत ही ज़्यादा फेमस पर्सनैलिटी हैं जिनका नाम है बिस्मिल्ला खान। तो बिस्मिल्ला खान को आपको याद रखना है कि शहनाई वादन से इनका संबंध है। अली अहमद हुसैन, अली अहमद को भी आपको याद रखना है और हुसैन खान। अब देखिए बिस्मिल्ला खान, हुसैन खान, अली अहमद और दयाशंकर जगन्नाथ, ये सभी नाम किससे, शहनाई वादन से हैं। नेक्स्ट आपके सामने आता है बांसुरी वादन में। तो बांसुरी से संबंधित हरिप्रसाद चौरसिया, जैसा कि आपसे प्रश्न में पूछा गया था। उसके बाद आपको याद रखना है पन्ना लाल घोष, पन्ना लाल घोष का भी संबंध किससे है, पन्ना लाल घोष का भी संबंध है अपना बांसुरी वादन से। राजेंद्र कुलकर्णी और वी कुंजमणि, ठीक है, राजेंद्र कुलकर्णी और वी कुंजमणि आपको याद रखना है। लास्ट अब यहाँ पे आता है आपके सामने तबला वादन में। तबला वादन में आपको याद रखना है जाकिर हुसैन, बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। अल्लाह रखा खान बहुत ही ज़्यादा फेमस है, कई सारे लोग जो होंगे उनको याद भी होगा। जाकिर हुसैन और अल्लाह रखा खान, गुदई महाराज और किशन महाराज, लतीफ़ खान और सुखविंदर सिंह, ये आपको याद रखना है तबला वादन से संबंधित, ठीक है। लास्ट अपना रहेगा वायलिन वादन। तो वायलिन वादन में आपको याद रखना है टी.एन. कृष्णन, डॉक्टर एन. राजम, एल. सुब्रमण्यम, ठीक है। तो तीन नाम यहाँ पे आपको याद रखने हैं। तो यहाँ पे आपको मैंने जो नाम नोट कराए हैं उनको तो आप याद करिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में पूछता है और एग्जाम में हर एक शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था ज्योग्राफी से, और इसमें पूछ रहा था आपसे कि निम्नलिखित में से किस दाब की पेटी को हॉर्स अक्षांश के रूप में जाना जाता है, यानी कि हॉर्स लैटिट्यूड बोलते हैं जिसको, हॉर्स अक्षांश के रूप में किस दाब की पेटी को जाना जाता है। तो उपोष्ण उच्च दाब की पेटी, कौन सा, उपोष्ण उच्च दाब की पेटी, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है, उपोष्ण उच्च दाब की पेटी। अब इसके बारे में जानकारी आपको ये पता होगी कि भूमध्य रेखा के 30 से 35 डिग्री उत्तर व दक्षिण, अर्थात उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में 30 से 35 डिग्री तक जो पेटी पाई जाती है, जो दाब की पेटी पाई जाती है, उसे कहते हैं उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी, ठीक है। यह पछुआ तथा व्यापारिक पवनों की पेटियों के बीच में होती है और काफ़ी ज़्यादा शांत होती है। अभी मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊंगा जिसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें कि यहाँ पे अपना ध्रुव कहाँ है, तो सबसे पहले यहाँ पे अपना उत्तरी ध्रुव है और नीचे अपना दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है। ये अपना जो है ना, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ ये क्या है, 0 डिग्री है, और 0 डिग्री का मतलब भूमध्य रेखा की भूमध्य रेखीय पेटी है और निम्न वायुदाब की पेटी है, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि क्या पूछा गया था आपसे कि उपोष्ण वायुदाब की पेटी, जैसे हॉर्स लैटिट्यूड भी कहते हैं, तो वो कहाँ पर पाई जाती है, तो वो पाई जाती है 30 से 35 डिग्री, यानी कि जो येलो जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये 30 से 35 डिग्री तक यहाँ पे पाई जाती है, उसे कहते हैं उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी, जिसे ही क्या कहते हैं, हॉर्स लैटिट्यूड कहा जाता है, ठीक है। अब दक्षिणी गोलार्ध जो है ना, उसमें यहाँ पे जैसे मान के चलो 40 डिग्री होगा, क्या होगा, 40 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध है, इसमें 40 डिग्री है, इसके बाद 50 डिग्री आएगा और 60 डिग्री आएगा। तो यहाँ पे चलने वाली पवनों को अलग अलग नामों से जाना जाता है, वो भी आपसे पूछता है। तो 40 डिग्री पर जो पवनें चलती हैं उन्हें कहा जाता है गरजता चालीसा, 40 डिग्री पर चलने वाली पवनों को कहते हैं गरजता चालीसा। 50 डिग्री पर चलने वाली पवनों को क्या कहा जाता है, 50 डिग्री पर चलने वाली पवनों को कहते हैं प्रचंड पचासा, प्रचंड पचासा। और 60 डिग्री पर चलने वाली पवनें जो होती हैं उन्हें कहा जाता है चीखता साटा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आपसे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो देखिए अगर बात की जाए द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, इस पुस्तक के लेखक कौन है, अरुंधति रॉय इस पुस्तक की लेखक हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए अब देखिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि नवंबर 2022 तक भारत का
पहला नागरिक कौन है? तो देखिए भारत का पहला नागरिक कौन है, कन्फ्यूज़न के लिए बताया गया है कि नवंबर 2022 तक। ये आपको कन्फ्यूज़न के लिए बताया गया है, आपको ऐसा लगे कि ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, लेकिन करंट अफेयर्स का क्वेश्चन नहीं है, ये पॉलिटी का क्वेश्चन है। आपने अगर पॉलिटी पढ़ी होगी तो उसमें आपने पढ़ा होगा राष्ट्रपति के बारे में, और आपने सोचा होगा कि राष्ट्रपति जो होता है, आपने पढ़ा होगा उसमें कि राष्ट्रपति जो होता है वो भारत का पहला नागरिक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे नवंबर 2022 तक, इसका मतलब ये है कि अभी वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू जी जो है ना, वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति हैं, और भारत की राष्ट्रपति ही क्या होता है, भारत का राष्ट्रपति ही भारत का पहला नागरिक होता है। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 यानी कि द्रौपदी मुर्मू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब राष्ट्रपति के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो राष्ट्रपति का जो पद है इसकी चर्चा की गई है आर्टिकल नंबर 52 में, ठीक है। अब यहाँ पे आर्टिकल नंबर 53 में कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है ना वो कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होगा, ठीक है। कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होगा राष्ट्रपति, कार्यकारी शक्ति है इसके पास। उसके बाद अनुच्छेद जो 60 है उसमें इसकी शपथ का प्रावधान है, ठीक है। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति शपथ लेता है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है, ठीक है। तो अगर प्रश्न पूछा जाए कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आर्टिकल, किस अनुच्छेद के तहत लगाते हैं, तो अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करता है, ठीक है। राष्ट्रपति के पद धारण करने हेतु आपकी एज कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो राष्ट्रपति के पद की शपथ लेने के लिए आपकी कम से कम आयु होनी चाहिए 35 साल। इसको भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोग याद रखेंगे अनुच्छेद नंबर 72। अनुच्छेद 72 में कहा गया है राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति है। राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति, यानी कि राष्ट्रपति किसी भी दंड को जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या फिर किसी के भी द्वारा सुनाया गया है, किसी भी दंड को क्षमा कर सकता है। फांसी जो आपको दी जाती है तो उसको भी राष्ट्रपति क्या कर सकता है, क्षमा कर सकता है, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है आर्टिकल नंबर 123। आर्टिकल 123 कहता है कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, ठीक है। राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति आर्टिकल नंबर 123 में है। और एक और महत्वपूर्ण आर्टिकल है जो कि है आर्टिकल नंबर 356। आर्टिकल नंबर 356 में कहा गया है कि अगर किसी भी राज्य में सरकार भंग होती है तो वहाँ पर क्या लगाया जाता है, राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। या फिर वह राज्य अपना जो केंद्र सरकार है उसके कानूनों का उल्लंघन करती है तो वहाँ पर फिर से राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति से संबंधित इतने सारे अनुच्छेद हैं, बस इतने कुछ अनुच्छेद हैं जो कि आपको याद रखने हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था FTP का पूर्ण रूप बताइए। देखिए FTP जो होता है वो होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पे आप लोग लगा सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन पूछा था आपकी शिफ्ट में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द और खेल, देखिए यहाँ पे जो खेल है और उससे संबंधित यहाँ पे कोई शब्द दिया गया है उसका सही युग्म है। तो देखिए यहाँ पे ईगल, हॉकी और पेनल्टी किक, वॉलीबॉल। तो यहाँ पे ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। तो हमसे पूछा गया था कि कौन सा सही नहीं है, तो राइट आंसर यहाँ पे आप लोग लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1, यानी कि ना तो एक ना ही दो। अब आपको ये याद रखना है यहाँ पे कि जो ईगल है और पेनल्टी किक है आपको पता करना है कि ये किस में होता है, ठीक है। अगर आप पता करेंगे तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ये आपका काम है, होमवर्क रहेगा आपके लिए कि ईगल शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है, पेनल्टी शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है। अगर आपको पता है कमेंट बॉक्स में अभी टाइप कीजिए, नहीं पता है तो गूगल पर सर्च करके आप लोग एक बार उसको लिखिएगा, नोट करिएगा, फिर आप कमेंट में टाइप कर सकते हैं। क्योंकि आप एक बार किसी चीज़ को अगर लिख देते हैं तो उसको कम चांसेस रहते हैं कि आप उसे भूल पाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जब रेत के कण बहुत ही महीन और हल्के होते हैं तो हवा इसे बहुत लंबी दूरी तक ले जा सकती है। ऐसी रेत बड़े क्षेत्र में जमा हो जाती है तो इसे क्या कहा जाता है, तो इसे देखिए कहा जाता है लोएस। क्या कहते हैं, लोएस कहते हैं। इसके ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है कि जब रेत के जो कण बहुत ज़्यादा छोटे महीन होते हैं और हल्के होते हैं तो हवा इन्हें क्या करती है, बहुत लंबी दूरी तक ले जा सकती है। ऐसी रेत बड़े क्षेत्र में जमा हो जाती जा करके, तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है लोएस। ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत की राष्ट्रीय वायु खेल नीति यानी कि नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी किस वर्ष में जारी की गई थी, तो इसको 2022 में जारी किया गया था, हाल ही की बात है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है करंट अफेयर्स की दृष्टि से, ठीक है। चलिए अब देखिए आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन मराठा वंश का एक प्रसिद्ध शासक था। तो देखिए मराठा वंश के प्रसिद्ध शासक कौन थे, छत्रपति शिवाजी महाराज। आप लोगों में से कोई मतलब ऐसा नहीं होगा जो इनको जानता ना हो, ठीक है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, छत्रपति शिवाजी महाराज। पृथ्वीराज चौहान आप सभी लोग जानते हैं, इन्होंने 2 युद्ध लड़े थे, 1191 में और 1192 में, ठीक है। 1191 और 1192 में पृथ्वीराज जी चौहान के द्वारा
दो युद्ध लड़े गए थे। अब आप लोग मुझे बताइएगा कि 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने किसे पराजित किया था और 1192 में पृथ्वीराज चौहान को किसने पराजित किया था। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन आपसे रहेंगे मेरे, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अब देखिए आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। देखिए अब यहाँ पे अपने भारत की बात की जाए तो कुछ इस तरीके से अपना यहाँ पे भारत है, सॉरी यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पे अपना ये रहेगा भारत, इधर का जो अपना एरिया है इसे कहते हैं पश्चिमी घाट और इधर का जो एरिया है उसे कहते हैं पूर्वी घाट। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची शिखर कौन सा है। तो पूर्वी घाट जो है ना उसका सबसे ऊंचा शिखर है महेंद्रगिरी। राइट आंसर आप लोग लगा सकते हैं ऑप्शन नंबर 2, महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ अपना जो उड़ीसा राज्य है वहाँ पर स्थित हैं। ठीक है, उड़ीसा में स्थित है। राइट आंसर आप लोग महेंद्रगिरी लगा सकते हैं। अब अन्नाईमुड़ी क्या है। अब देखिए अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी बताइए, तो ये साउथ इंडिया की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है, अन्नाईमुड़ी। ठीक है, वहीं आपसे पूछा है कि तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी बताइए, तो तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी का नाम है डोडा बेटा। ठीक है, आप लोग उस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अब देखिए आपसे अगले प्रश्न में पूछा गया है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख किया गया है। अब देखिए यहाँ पे 7वीं जो अनुसूची है अपना जो भारतीय संविधान है उसमें वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, 22, सॉरी उसमें वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, 12 अनुसूचियाँ हैं, 22 भाग हैं। तो 12 अनुसूचियों में से जो 7वीं अनुसूची है उसमें क्या कहा गया है, उसमें शक्तियों का विभाजन के बारे में चर्चा की गई है। और शक्तियों का विभाजन 3 तरीके से किया गया है। एक तो बनाई गई है संघ सूची जिसमें केंद्र सरकार का उत्तराधिकार है, और एक बनाई गई है राज्य सूची जिसमें ऐसे विषय आते हैं जिन पर कानून कौन बनाती है, राज्य सरकार बनाती है। और एक ऐसी सूची बनाई गई है जिसे कहते हैं समवर्ती सूची जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकती है। ठीक है, उसे समवर्ती सूची कहा जाता है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि राज्य सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख किया गया है। तो राज्य सूची यहाँ पे आप लोग लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3 यानी कि दाब और द्युत। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार तेलुगु नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। अगर बात की जाए तेलुगु नववर्ष के रूप में कौन सा त्यौहार मनाते हैं तो उगादी फेस्टिवल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। अब ये स्टैटिक जीके का एक ऐसा क्वेश्चन है कि ये हर सेप्ट में बार बार पूछा जाता है और हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे 2022 परीक्षा में पूछा गया था और MTS जो 2023 परीक्षा हुई है उसमें भी पूछा गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो उगादी फेस्टिवल कहाँ पर मनाते हैं, मेनली आप लोग लगा सकते हैं उगादी फेस्टिवल जो है ना एक प्रकार का क्या है, नववर्ष है और ये दक्षिण भारत में मनाया जाता है। अब मैं आपको कुछ दक्षिण भारत में जितने भी नववर्ष मनाए जाते हैं उनको मैं लिखाने वाला हूं जिससे कि आपको याद रहे और आप एग्जाम में प्रश्न को छोड़कर ना आए। अब देखिए चलिए यहाँ पे हम नववर्ष की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात आ जाती है बैसाखी की। तो बैसाखी भी एक नववर्ष है और जो कि पंजाब में नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। बिहार में जो नववर्ष के रूप में मनाया जाता है उसे कहा जाता है जुड़ शीतल। ठीक है, जुड़ शीतल को बिहार में नववर्ष के रूप में मनाते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं बोहाग बिहू। ठीक है, बोहाग बिहू जो है ना वो पूर्वोत्तर भारत में मनाया जाता है एक नववर्ष के रूप में, और आप लोग मुख्य रूप से याद कर सकते हैं असम राज्य में। ठीक है, उसके बाद आप लोग याद रखेंगे गुड़ी पड़वा। तो सभी लोग जानते हैं कि गुड़ी पड़वा जो उत्सव है वो महाराष्ट्र में मनाते हैं और ये नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। अब देखिए यहाँ पे उगादी फेस्टिवल आ गया है, उगादी पर्व आ गया है जो कि दक्षिण भारत में मनाया जाता है, जो कि एक प्रकार का क्या है, नववर्ष है। ठीक है, अब जमशेदी क्या है, जमशेदी नवरोज है। जमशेदी नवरोज फेस्टिवल जो है ना वो पारसी लोगों का क्या है, एक फेस्टिवल है, पारसी लोगों का नववर्ष है। बीसू फेस्टिवल, जो बीसू है ना, बीसू त्यौहार है ना, वो कहाँ पे मनाते हैं, केरल में मनाते हैं और केरल का नववर्ष के रूप में जाना जाता है। अब आपके सामने लास्ट है यहाँ पे पोहेला बोईसाख जो फेस्टिवल है वो पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है और पश्चिम बंगाल का क्या है, ये नववर्ष के रूप में मनाते हैं इसे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कौन सा महाद्वीप विश्व का आधे से अधिक टिन का उत्पादन करता है। तो देखिए ऐसा कौन सा महाद्वीप है जो पूरे वर्ल्ड का आधे से ज़्यादा टिन का उत्पादन करता है। तो उसका राइट आंसर आप लोग लगाइए ऑप्शन नंबर 4 यानी कि एशिया महाद्वीप ऐसा महाद्वीप है जो कि विश्व के आधे से ज़्यादा टिन का उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है खेलो इंडिया युवा खेल के चौथे संस्करण की मेजबानी भारत के किस राज्य ने की थी। अब देखिए अगर बात की जाए चौथा संस्करण जो है ना,
चौथा संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया था? चौथा संस्करण हरियाणा में आयोजित किया गया था, ठीक है। वहीं आपसे प्रश्न अगर पूछा जाए कि पांचवा संस्करण, क्योंकि पांचवा संस्करण अभी वर्ष में, अभी 2023 में ही आयोजित किया गया है, तो आपसे करंट अफेयर्स के हिसाब से एग्जाम में पूछ सकता है। तो खेलो इंडिया यूथ फेस्टिवल, खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो पांचवा संस्करण है वो मध्य प्रदेश राज्य में आयोजित किया गया है। मध्य प्रदेश के कितने शहरों में आयोजित किया गया है? तो 8 शहरों में आयोजित किया गया है, ठीक है। तो आप लोग इसको याद रखेंगे कि पांचवा जो है ना वो मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया है, जबकि चौथा संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया है? हरियाणा में आयोजित किया गया है। अब देखिए अगले क्वेश्चन आप ध्यान देंगे तो इसमें आपसे पूछा गया स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले पहले भारतीय राष्ट्रपति का नाम बताइए। तो देखिए स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले पहले भारतीय का नाम है द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। राइट आंसर आप लोग लगा सकते हैं ऑप्शन नंबर तीसरा, द्रौपदी मुर्मू इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने राष्ट्रपति से संबंधित आपको सारी जानकारी दे दी थी, इनसे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे वो मैंने आपको बता दिए थे, और आपसे उम्मीद है कि आप उन अनुच्छेद को याद करेंगे, जिससे कि आपके एग्जाम में अगर प्रश्न पूछा जाए तो आप उस क्वेश्चन को छोड़कर ना आएँ, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, ये थे आज के 25 क्वेश्चंस। आई होप कि आप सभी लोगों ने अभी तक सारे क्वेश्चंस को देखा होगा और अच्छे से उनको देखा होगा, और मैंने जो बताया है उनके साथ में उनको भी पढ़ा होगा, ठीक है। उन सभी चीज़ों को आपको याद रखना है, जिससे कि आपका एग्ज़ाम अच्छे से अच्छा हो सके, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर करिएगा। आज का लाइक रखते हैं हम 20 लाइक्स का, ठीक है। वीडियो पर 20 लाइक करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे दोस्तों के साथ, और ठीक है। बस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।